नमस्कार दोस्तों, होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को यूएस करेगा ब्लॉक। और इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने भी कह दिया अगर ऐसा कुछ होता है तो हम डेडली अटैक करेंगे यूएसए के ऊपर और यूएसए बेसिस के ऊपर में। पीस टॉक जो चल रही थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वो जो है सारा कुछ जो है खत्म हो चुका है। मतलब कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है इस पीस टॉक्स का। इस साइड देख सकते हैं आप जो है जेडी वांस, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, जो पीस टॉक्स के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद में आए थे, लेकिन इसमें कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकला, कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंचे। और इस साइड जो है देख सकते हैं आप हमारे ईरान के जो डेलीगेशन है, जो हाई लेवल डेलीगेशन आया था, इसको दोनों ही पाकिस्तान के ऑफिशियल्स रिसीव कर रहे हैं, खासकर चीफ मार्शल आसिम मुनीर। सबसे पहले देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस जो है ये फिर से जो है आ चुका है। एस्केलेटिंग यूएस ईरान टेंशन जो है फिर से बढ़ चुका है। मतलब सिक्योरिटी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में फिर से डिस्ट्रप्शन आ सकता है, क्योंकि जो पीस टॉक चल रही थी, जो भी तेल के दाम कम हुए थे, वो वापस से बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है ये पीस टॉक कैंसिल हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस फिर से आने का जो है पूरी पूरी आशंका है। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। हुआ यह है कि पीस टॉक जो इनिशिएट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, मतलब इस्लामाबाद में जो ये बायलैटरल नेगोशिएशन चल रहा था यूएस और ईरान के बीच में, और दोनों के डेलीगेशंस भी आए थे, और ये जो है पीस टॉक चल भी रहा था। लेकिन 21 आवर्स के मैराथन पीस टॉक्स के बाद, मतलब ये सेशन जो चल रहा था बार बार 21 आवर्स के अंदर में, ये दोनों ही मतलब कुछ काम का आया नहीं। मतलब कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, एग्रीमेंट में दोनों ही कंट्रीज नहीं पहुंचे। मतलब जो शायद दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी पॉइंट्स रखे होंगे इन्होंने कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो दोनों ही कंट्रीज कंक्लूजन में नहीं पहुंचे। मतलब ये एक टाइप ऑफ मतलब अच्छा नहीं हुआ, जिससे जो है ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहला पीस टॉक इनिशिएट हुआ, 21 आवर्स का जो है सेशन भी हुआ, लेकिन एग्रीमेंट कुछ नहीं बना इसको लेके। अभी ये टॉक्स फेल क्यों हुआ? टॉक्स फेल होने का रीजन क्या है? सबसे पहले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का जो है, जो यूएसए कहता है कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, उसमें जो है इसको डिसमेंटल करने का या फिर खत्म करने का जो प्रपोजल दिया था यूएसए ने कि तुम अपना यूरेनियम हमें भेज दो, तो ईरान ने शायद इसको एग्री नहीं किया होगा। और ये एग्री नहीं करने का भी रीजन है, क्योंकि अगर ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि यूएसए जो है फिर से अटैक नहीं करेगा इन फ्यूचर। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो यूएसए अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। और ईरान का दूसरा रिफ्यूजल हो सकता है, जो अनकंडीशनल सरेंडर करने का जो तरीका है यूएसए का, जो वो कंडीशंस रख रहे हैं, तो ईरान इसमें शायद रिफ्यूज कर रहा होगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का कोशिश कर रहा होगा, मतलब स्ट्रांग दिखाने का कोशिश कर रहा होगा। हालांकि हमें भी पता है यूएसए स्ट्रांग है और ईरान जो है थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल ईरान ने ले रखा है, ये उनकी मतलब सबसे बड़ी जो जीत है कह सकते हैं। मतलब ये उस हिसाब से वॉर को जीत रहे हैं। वैसे इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी जो है सीज फायर के टेबल में वो खुद आया है। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों कंट्रीज के बीच में शायद ट्रस्ट डेफिसिट हो। मतलब आगे भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं यूएस और ईरान के बीच में, जिसमें मतलब यूएसए ने किया तो है, मतलब ये चीज की हम करेंगे, फिर बाद में एग्रीमेंट, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद जो इन्होंने जो एग्रीमेंट जो है खत्म कर दिया ईरान के साथ, बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं, फ्रीज कर दिया उनके एसेट्स को। तो ये कुछ ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में, कि शायद ये अभी हम एग्री कर देते हैं, बाद में अटैक नहीं करेंगे, या फिर बाद में ये चीज नहीं होगा। क्या गारंटी है इस चीज की? इसके बाद देखा जाए तो यूएस का डिसीजन क्या है। जब पीस टॉक्स कैंसिल हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुका है, तो यूएस ने कहा है कि हम नेवल ऑपरेशन करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे नेवल फोर्सेस का, शिप ट्रैकिंग करेंगे, मतलब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलेगा उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। वेजल जो आसपास वहां से जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो निकल रहे हैं फ्रेंडली कंट्रीज के वेजल्स, उनको जो है वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब अच्छे से। और जो माइन जो लगा रखे हैं, खासकर जो ईरान ने कहा है कि हम माइनस लगाकर भूल गए हैं, मतलब ये मतलब थोड़ा सा हंसने वाला भी बात है कि वो लोग माइंस लगा के ही भूल चुके हैं, या फिर वो ऐसे मजाक उड़ा रहा है, या फिर क्या। ईरान कह रहा है कि हम जो है जो भी हमने माइंस लगाए थे वहां पे, वो जो हम लगाकर एग्जैक्टली भूल चुके हैं कि कहाँ पे लगाए। तो वो माइंस को क्लियर करने का जो काम जो है यूएस नेवी जो भी नेवल ऑपरेशन करने के टाइम उसको जो है हटाएगी। अभी देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना, क्योंकि हमें पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड का 20 to 25% जो है ऑयल जो है पास होता है। और मतलब ये ग्लोबल ऑयल चेन का मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जिसमें जो है सी बॉर्न ऑयल पासिंग होता है इससे। 17 मिलियन बीपीटी थ्रू आउट, मतलब बैरल्स पर डे जो है यहाँ पे 17 मिलियन बैरल्स पर डे जो है यहाँ से जो है जाता है हर रोज। और ये क्रिटिकल चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का नंबर 1 चोक पॉइंट है। मतलब इससे अगर बंद कर दिया जाता है, या फिर इसको जो है कुछ दिन के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए बंद किया जाता है, तो वर्ल्ड का जो है मतलब एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा वर्ल्ड में। ये 2-3 दिन के लिए बंद किया तो एनर्जी क्राइसिस हो गया। अगर बहुत लंबे समय के लिए इसको अगर बंद किया जाए, तो मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है वर्ल्ड के लिए। मेजर एक्सपोर्टर्स जो है वो कंट्रीज जो है यहाँ पे आते हैं, सऊदी अरब या इराक, यूएई, कुवैत, कतर, ये सब कंट्रीज जो है यहाँ पे एलएनजी, एलपीजी, ऑयल, ये सब जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो व्हाट इज द ब्लॉकेड। सबसे पहले ये ब्लॉकेड जो कहा है यूएसए ने कि हम ब्लॉकेट कर देंगे यहाँ पे, तो ब्लॉकेट कैसे लगाएंगे वो लोग? नेवल मॉनिटरिंग करेंगे सबसे पहले वो लोग। नेवल मॉनिटरिंग के बाद जो है
सस्पिशियन असेसमेंट, मतलब वहां से अगर कोई सस्पिशियस शिप वगैरह जा रहा है जो मतलब नहीं जाना चाहिए उसको, तो उसको जो है वहां पे रोक के वो लोग चेक करेंगे। ऑथराइजेशन टू स्टॉप, मतलब वो लोग खुद का एक अथॉरिटी ले लेंगे कि कोई भी शिप अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल ईरान का अगर कोई ऐसा शिप हो जो मतलब कोई कंट्री का फ्लैग लगा के जा रहा हो जिसमें ईरान का कोई गुड्स पास हो रहा हो, तो वो लोग उसको भी जो है रोक सकते हैं। इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स जो है कराना चाहेंगे उन लोग। फ्रेंडली वेसल्स को जो है शायद वो जाने के लिए भी दो, लेकिन मतलब कुछ रीजंस में शायद ना भी जाने दे, क्योंकि यूएसए का डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से मतलब बात करता है तो उसका बात को अभी भी बदल सकता है। हॉस्टाइल जो वेसल्स है उसको जो है वहां से वो पार करने नहीं देगा शायद। इसके बाद देखा जाए तो सी माइंस का जो प्रॉब्लम है, अनप्रिडिक्टेबल डेंजर के तौर पे इसको देखा जा सकता है। मतलब अनप्रिडिक्टेबल इसलिए क्योंकि ये हिडन है, नीचे है, जमीन के अंदर है, सॉरी पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर कोई भी माइंस को देखा तो नहीं जा सकता है, तो कोई भी शिप अगर पार होता है वहां से तो ऑटोमेटिकली वो फट सकता है। तो इससे जो है शिप्स को जो है और शिप्स में जो क्रू रहेंगे उनको जो है बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अनमैप लोकेशन, मतलब ईरान जो है खुद से ही मतलब उस डिप्लॉयड माइंस को जो है देख नहीं सकता है। शिपिंग थ्रेट हो सकता है ये वर्ल्ड के लिए, मतलब जो भी शिप जो वहां पे से पार हो रहे हैं उनके लिए जो थ्रेट रहेगा। और यूएस नेवी का जो प्रायोरिटी है वो माइनफील्ड जो लगाए गए हैं उसको जो है खत्म करना होगा, उसको जो है हटाना होगा वहां से सेफ पासेजेस के लिए। लीगल इश्यूज क्या क्या है? लीगल इश्यूज देखा जाए तो ईरान का जो वायलेशन है उसको जो है हटाने का कोशिश रहेगा। यूएस एक्शन जो है वो क्वेश्चनेबल होगा। यूएस जो एक्शन लेगा अभी ईरान के ऊपर में वो मतलब कैसे ले सकता है, मतलब कुछ रीजन होना चाहिए। यूएन का भी इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा जाएगा कि यूएन क्या करता है इस चीज को लेके। यूएन तो अभी एक ऐसा बॉडी बन चुका है जिसमें मतलब कुछ भी मतलब नहीं रहा है, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं रहा है। यूएन को जो है ऑटोमेटिकली मतलब इनडायरेक्टली जो है यूएसए ही कंट्रोल कर रहा है। और अनक्लोज प्रोविजन, मतलब ये अनक्लोज जो प्रोविजन का मतलब यहाँ पे कहा जाता है इंटरनेशनल वाटर जो है उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है कभी भी। यूनाइटेड नेशन खुद अगर ब्लॉक करता है तो भी ये नहीं होता है, मतलब ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ के मतलब खिलाफ है। कोई भी 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो है कोई भी वाटर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता है। सो ये अगर ऐसा किया जाता है तो यूएस खुद जो है मतलब कटघरे में आ जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। ग्लोबल इंपैक्ट जो है ऑयल प्राइस सर्च होगा। सबसे पहले ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। शिपिंग क्राइसिस आ जाएगा जो हम लोग बाद में से डिस्कस कर रहे हैं। रीजनल जो है इफेक्ट जो पड़ेंगे, इंडिया, चाइना, जापान, ये हेवीली डिपेंडेंट है पर्शियन गल्फ ऑयल के ऊपर। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो यूएसए कंट्रोल करता है तो हमें भी सारा सारा प्रॉब्लम आ सकता है। और एस्केलेशन रिस्क तो है ही बहुत ज्यादा। अगर ये अभी तक सीज फायर नहीं होता है या फिर कोई भी पीस टॉक्स का बात फिर से नहीं होता है तो एस्केलेशन रिस्क होगा। और इससे जो है ईरान या फिर यूएसए या फिर इजराइल को ही खाली प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम होगा। फ्यूचर रिस्क का देखा जाए तो नेवी वर्सेस नेवी होगा। ईरान और यूएसए का डायरेक्टली नेवल जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें ईरान की नेवी और यूएसए की नेवी जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है। एस्केलेशन ऑफ पाथवे, एयर स्ट्राइक्स किया जा सकता है, मिसाइल एक्सचेंज हो सकता है और ब्रॉडर वॉरफेयर की ओर जो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और कैसेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब रीजनल पावर्स जो है वो उसमें घुस सकते हैं बार बार, जिससे जो है वॉर जो है वाइड हो सकता है। अभी तक तो रीजनल पावर जो सऊदी अरब हो गया, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब घुसे नहीं है वॉर में। लेकिन अगर ये बढ़ता रहा तो ये वॉर जो है एस्केलेट होगा और ये वर्ल्ड वॉर की ओर भी बढ़ सकता है। क्रिटिकल वार्निंग यही है, स्मॉल इंसिडेंट्स जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है उससे एक इरिवर्सिबल एस्केलेशन हो सकता है। जैसे डिप्लोमेसी जो है बहुत ज्यादा इसेंशियल है इसमें, लेकिन अभी तक जो है डिप्लोमेसी का कोई चैनल दिख नहीं रहा है फिलहाल तक। अभी तक जो हुआ था पाकिस्तान में पीस टॉक वही दिख रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ जो है हमें जो है संकेत मिल नहीं रहे कि कोई भी डिप्लोमेसी या फिर जो है पीस टॉक्स हो सकते हैं वापस। सो देखते हैं क्या अपडेट आता है आगे। तो तब तक के लिए जो है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।